सीतापुर के एक छोटे से गांव में रूपा और गीता नाम की दो बहनें रहती थी, जो कि मटके बेचा करती थी। रूपा बड़ी बहन थी, जो कि स्वभाव में बहुत ही झंझटी और गुस्से वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन गीता बहुत ही शांत और समझदार थी। एक दिन दोनों बहनें मटके बेचकर घर लौटती हैं। तभी रूपा गीता को खाली हाथ देखकर बोलती है, गीता, तू खाली हाथ क्यों चली आई? तेरे सारे मटके कहाँ हैं? कहीं पड़ोस में तो नहीं दे आई ना? दीदी, मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या, जो अपने सारे मटके ऐसे ही पड़ोस में दे आऊंगी? तो फिर तेरे सारे मटके कहाँ गए? रास्ते में गिरकर फूट तो नहीं गए? दीदी, कभी तो अपने मुंह से अच्छी और सही बोला करो ना। आपकी इस नकारात्मक सोच के कारण आपका कोई भी काम सही से बन नहीं पाता है। मुझे भाषण देना बंद कर और सच सच बता, तेरे मटके कहाँ गए? रूपा दीदी, मैंने अपने सारे मटके बेच दिए। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। गीता की बात सुनकर रूपा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जहां गीता के सारे मटके बिक गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूपा के आधे से ज्यादा मटके बचे हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तो अपने मटके के साथ करती क्या है, जो सभी ग्राहक चुंबक की तरह तेरे पास खींचे चले आते हैं? दीदी, हर काम में गुस्सा चढ़ाने से नहीं होगा कुछ, बल्कि कई जगह हमें प्यार और शांति से भी काम लेना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपको कुछ भी दिखाई कहाँ देता है। आजकल की दुनिया प्यार से बात करने लायक नहीं है। आजकल जब लोगों से प्यार से बात करो तो वो हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। माना दीदी कि इस दुनिया में गलत लोग रहते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि इस दुनिया में गलत के साथ साथ सही लोग भी रहते हैं, और हमें सबके साथ एक सही बर्ताव रखना पड़ेगा। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। बिना बात तुझसे बहस कर रही हूँ मैं। रूपा अपने सभी मटकों को घर के आंगन में रखकर अंदर चली जाती है और गीता हाथ मुंह धोकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें खा पीकर आराम से सो जाती हैं। तभी अचानक से 4 बजे गीता की आंख खुलती है और वो अपने आप से बोलती है, सुबह के 4 बज गए हैं। मुझे भी घर के काम भी निपटाने हैं और मटके भी तैयार करने हैं। अगर मटके तैयार नहीं हुए तो मैं बाजार में क्या बेचने लेकर जाऊंगी? गीता, तू इतने अंधेरे में क्या कर रही है? तुझे नींद नहीं आती क्या? दीदी, लगता है आप नींद में हैं, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा कि सुबह होने वाली है। मैं अपने समय से ही उठी हूँ। अरे हाँ, वो तो 5:30 बजे हैं। वो मैंने ना टाइम नहीं देखा था। अरे कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अभी भी सो सकती हूँ। दीदी, तो आपको जगाया ही किसने है? और वैसे भी आपके पास अभी बेचने के लिए मटके बचे हुए हैं, तो आप सो सकती है। लेकिन मेरे तो सारे मटके बिक गए ना, तो अगर मैं सो गई तो मटके कैसे बनाऊंगी? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, तू बना अपने मटके, मैं तो चली सोने। मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ये जानते हुए भी अकेले इतने सारे मटके बनाना आसान नहीं है। रूपा आराम से जाकर सो जाती है, लेकिन गीता हार नहीं मानती और कुछ घंटे में ही सारे मटके बनाकर वो धूप में रख देती है। कुछ देर बाद रूपा फिर बाहर आती है और बोलती है, आज तो तू सुबह सुबह मटके बेचने जा नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे पास तो मटके ही नहीं है। और जो ताजे मटके तूने बनाए थे वो सूखे ही नहीं है। लेकिन मेरे पास तो भी बहुत सारे मटके हैं। मैं तो चली अपने मटके बेचने। कोई बात नहीं दीदी, अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो आप ही चल लीजिए। आखिर पैसे तो एक ही घर में आने हैं ना, चाहे आपके मटके बिके या मेरे मटके, बात तो एक ही है। बस हमारे घर में आमदनी होनी चाहिए अच्छे से। हाँ हाँ, अब तू भी बोलेगी ना, क्योंकि तू तो मुझसे जीत ही नहीं सकती है। और तू आज देख लियो, मैं अपने सारे मटके बेच के आऊंगी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी दीदी कि आपके सारे मटके बिक जाए, ताकि निराश होकर आप घर कभी ना आओ। मार ले, तुझे जितना ताना मारना है मार ले, लेकिन तू आज देख लियो, मैं तुझे ताने मारने का मौका ही नहीं दूंगी। अपने सारे मटके बेच के आऊंगी। मैंने आपको एक बार ताना मारा तो आपको इतना बुरा लग गया? आप तो हमेशा मुझे ताने मारती रहती हो। खैर, ये सब छोड़िए और अब आप अपने मटके बेचने के लिए जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। जा ही रही हूँ। मैं कौन से तुझसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैंने खाना खा लिया है और ले भी लिया है। तेरी इच्छा होगी तो तू खा लियो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। रूपा इतना कहकर अपने मटके बेचने के लिए चली जाती है और गीता भी मटके बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने फिर से एक और परेशानी आ जाती है, जिसका सामना उसे करना ही पड़ता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ गांव के एक पुजारी आते हैं और उससे बोलते हैं, और गीता बिटिया, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? घर में सब ठीक? जी पुजारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में सब कुछ ठीक ठाक है। आप बताइए कि आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, वो गांव के मंदिर में कलश उठाने की सोच रहे हैं,
जिसके लिए बहुत सारे मटकों की जरूरत पड़ेगी। अगर हो सके तो कुछ मटके दे दे, बदले में हम तुझे पैसा दे देंगे। मुफ्त में नहीं चाहिए बेटा, पैसे मिलेंगे उसके बदले तुझे। अब कैसी बातें कर रहे हैं पुजारी जी आप? अब मंदिर के काम में इस्तेमाल होने वाले मटकों के लिए भी मैं पैसे लूंगी? इतना भी छोटा दिल नहीं है मेरा। मैंने ये सारे मटके आज ही सुबह बनाए हैं। आपको जितने भी मटके की जरूरत है आप ले जा सकते हैं, मुझे उसका दाम नहीं चाहिए। एक ही घर में पैदा हुई हो तुम दोनों बहनें, लेकिन तुम दोनों में कितना अंतर है। जब पिछली बार मटके लेने आया था तो रूपा बिटिया ने मुझसे दुगना पैसा लेकर मुझे मटके दिए, और एक तू है जो 1 रुपया भी लेने को तैयार नहीं है। पुजारी जी आप मेरी बहन की बातों पर मत जाइए, उनको स्वभाव ही ऐसा है। बस भगवान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारा काम ऐसे ही चलता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। गीता का सरल स्वभाव और अच्छा व्यवहार देखकर पुजारी को बहुत खुशी होती है और वो अपनी जरूरत अनुसार मटके लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शाम के समय रूपा फिर सारे मटके लेकर वापस आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर गीता के मटकों पर जाती है जो कि उसे कम लगते हैं। तभी वो बोलती है, आज तो तुझे भी समझ में आ ही गया होगा ना गीता, जब सारे मटके नहीं बिकते हैं तो कितना दुख होता है। आज तू मेरी तरफ मटके वापस लेके आई है ना। दीदी आप ये क्या कह रही है? जब मैं गई ही नहीं मटके बेचने तो वापस क्या लेकर आऊंगी? मैं कुछ समझी नहीं, तो आखिर कहना क्या चाहती है? सुबह तो तूने बहुत सारे मटके बनाए थे, लेकिन अभी सिर्फ तो 2-4 ही दिख रहे हैं। अगर तू बेचने गई नहीं तो ये सारे मटके बिके कैसे? कहीं आसमान में तो नहीं उड़ गए? नहीं दीदी, वो पुजारी जी आए थे, वही सारे मटके लेकर चले गए शायद। उन्हें मंदिर में कलश रखवाना है जिसमें मटकों की जरूरत पड़ेगी। तब तो तेरी आज घर बैठे बहुत अच्छी कमाई हो गई है ना। उस कमाई से मुझे आधा हिस्सा दे दे। मेरी किस्मत सही है, मैं बाहर धूप में जल कर आई हूँ, फिर भी मेरे मटके खत्म नहीं हुए हैं, और तूने तो घर में बैठे बैठे मटके बेच लिए। नहीं दीदी, मैं पुजारी जी से 1 रुपया भी नहीं ले सकती। अब मंदिर के काम के लिए पैसे लो, अच्छा थोड़ी न लगता है। लेकिन वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मूर्ख लड़की, आशीर्वाद से घर नहीं चलता बल्कि पैसों से घर चलता है। एक तो हम लोग वैसे ही गरीब हैं, जैसे तैसे मटके बेच के अपने घर का गुजारा करते हैं। ये दान धर्म हमारे बस की बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन सब में। ये करके किसी काम में कोई फायदा नहीं होता है। रूपा गीता को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन फिर पुजारी अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है जो कि मटके का कारोबार करता था। उससे मिलने के बाद गीता और रूपा का काम बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि वो दोनों से होलसेल में मटके खरीदता है और आसपास की सभी दुकानों पर बेच दिया करता। गर्मी के कारण उनके काम में बहुत ही तरक्की होती है। ये सब देखकर रूपा भी समझ जाती है कि किसी भी काम को करने के लिए अपना व्यवहार और स्वभाव शांत और अच्छा रखना चाहिए। प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता रमेश गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे, वहीं उसकी माँ सुमन घर पर ही सिलाई का काम किया करती थी। अरे सुनती हो भाग्यवान, बैंक जा रहा हूँ, तुमने जो पैसे जमा करने हैं दे दो। जी अभी आई। ये लो पूरे 4000 है। देखो समय कितनी तेजी से बीत गया और हमारी बेटी भी अब शादी के लायक हो गई। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना बैंक बंद हो जाएगा। रमेश और सुमन प्रिया के बचपन से ही उसकी शादी के लिए बैंक में पैसे जमा किया करते थे। वो प्रिया की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। आखिर उनकी इकलौती औलाद जो थी। अरे वाह, कितना सुंदर है ये मेकअप का सामान। काश मैं भी इसे खरीद पाती, लेकिन इस गांव में कहाँ रखा है ये सब। प्रिया हमेशा से ही महंगी चीजों की शौकीन रही है और जो से वो गांव में नहीं मिल पाया उसको पाने की तमन्ना उसने अपने दिल में संभाल कर रखी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सुनती हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतना क्यों शोर मचा रखा है? ये देखो, पंडित जी ने गांव के एक जमींदार लड़के का रिश्ता बताया है। अरे वाह, ये तो हमारी बिटिया के भाग्य की बात है जो जमींदार के यहाँ रिश्ता हो रहा है। देख बेटी फोटो, देख लड़का कैसा लगा। पापा मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में नहीं बिताना चाहती। मेरी शादी किसी शहर वाले लड़के से कराना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। प्रिया वहाँ से चली जाती है। रमेश और सुमन को भी प्रिया की बात ठीक ही लगती है, इसलिए रमेश पंडित को जाकर प्रिया के लिए
किसी शहर वाले लड़के का रिश्ता ढूंढने को बोलता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद प्रिया के लिए शहर से सुनील नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। सुनील की माँ किरण और बहन नेहा उसके घर आते हैं, जिसके बाद रमेश बोलता है, जी आइए आइए बहन जी, आओ बेटा कुर्सी पे बैठो, यहाँ बैठो। माफ कीजिएगा, गांव है ना तो गांव के घर ऐसे ही होते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? सब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों का स्वागत दिल से होता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। और अब तो रिश्ता जुड़ने वाला है, तो फिर आप इतना सोच विचार मत करिए, आप भी हमारे साथ बैठिए। रमेश को किरण का खुद के साथ बर्ताव देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो उनके साथ कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद सुमन अपनी बेटी प्रिया को चाय नाश्ता लिए हुए लेकर आती है और सबको परोसती है। और जैसे ही वो सुनील को चाय देती है, सुनील उसे एकटक ही देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है, अरे वाह, मेरी होने वाली पत्नी कितनी खूबसूरत है। जैसी मुझे सिंपल और सादगी वाली लड़की चाहिए थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। इस तरह सभी लोग चाय पीते हैं, जिसके बाद किरण प्रिया से बात करते हुए उसकी पसंद, नापसंद और काम की बात करती है। जिसके बाद किरण बोलती है, भाई साहब, मुझे तो मेरी होने वाली बहू बेहद पसंद है। अब बस सुनील के जवाब का इंतजार है। अगर आपको सही लगे तो क्या सुनील और प्रिया अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ बहन जी, आजकल लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। किरण और प्रिया के पिता के कहने पर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ सुनील उसे बोलता है, तो प्रिया, तुम्हें क्या क्या पसंद है? जी, वो मेरा एक ही शौक है, शहर में रहने वाले लोगों की तरह बनने का, उनकी तरह महंगी शॉपिंग का, महंगे कपड़ों का, बस यही है और कुछ नहीं। वैसे आपको क्या पसंद है? जी मैं आपको क्या बताऊं, जब पहली बार मैंने आपको देखा, आप मेरी आंखों में बस गई और तब से मैं आपको बहुत पसंद करने लगा और शादी भी करना चाहता हूँ। मेरी तो हाँ है, आप बता दीजिए। जी, मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। इस तरह प्रिया और सुनील एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद उनके परिवार की रजामंदी और खुशी से ही कुछ दिनों में शादी भी हो जाती है। और प्रिया की विदाई के समय उसके पिता रमेश उससे बोलते हैं, बिटिया देख, तेरी इच्छा के अनुसार शहर में तेरी शादी करवा दी। अब बेटा तुझे कोई भी कमी क्यों ना हो, तू कभी शिकायत का मौका मत देना। ठीक है पापा। इस तरह प्रिया अपने पति और ससुराल वालों के साथ कुछ ही देर में ससुराल पहुंच जाती है और उसकी सास किरण उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, बहू कलश को पैर लगाकर अंदर आ जाओ। किरण के कहने पर प्रिया गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है और घूंघट से ही चारों तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, अरे वाह, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। कहाँ मेरा गांव का घर था और कहाँ ये शहर का आलीशान बड़ा सा बंगला। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। प्रिया अपने मन में ये सोच रही होती है कि तभी उसकी सास किरण उसे और सुनील को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देती है। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सुनील अपनी वाइफ प्रिया के पास आकर उसे बोलता है, आज ना हमारी सुहागरात है और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें ना वो बहुत अच्छा लगेगा। सच में? तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? दिखाओ मुझे क्या है। गिफ्ट के लिए प्रिया की बेचैनी देखकर सुनील हंसने लगता है और हंसते हुए उसे गिफ्ट हाथ में थमाते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए, इसे खोल के कल देखना तुम, क्योंकि आज का तुम्हारा सारा समय मेरा है और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस गिफ्ट को खोल कर देखूंगी, उसके बाद कुछ भी। इस तरह प्रिया गिफ्ट को खोल कर देखती है, जिसमें डायमंड की एक रिंग होती है, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और बोलती है, थैंक यू सो मच सुनील, इतनी प्यारी सी रिंग के लिए। मुझे ये बेहद पसंद आई। प्रिया उस हीरे की रिंग को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो 1 मिनट तक उसे बार बार देखती ही रहती है। और बेचारा सुनील इंतजार करता है कि कब प्रिया उसके पास आएगी और सुनील सो जाता है। अगली सुबह सुनील की नींद खुलती है, जिसके बाद वो बोलता है, शिट, क्या सोचा था, क्या हो गया। सोचा था गिफ्ट दूंगा, खुश हो जाएगी, हक कर लेगी मुझे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया, पूरी रात काली हो गई। इस तरह सुनील उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ते का वेट करते हुए बोलता है, माँ जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं सुनील बेटा, अब तेरी शादी हो गई है तो अब से खाना मैं नहीं बल्कि तेरी बीवी और मेरी बहू प्रिया ही बनाएगी। इस तरह प्रिया नाश्ता बनाकर लाती है और अपनी सास और पति और नेहा को नाश्ता परोसती है। नाश्ता करने के बाद सुनील ऑफिस चला जाता है
कुछ वक्त बीतता है और शाम हो जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद सुनील घर पर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ प्रिया उसके बेहद करीब आकर बोलती है। सुनील जी, अब मुझे माफ कर दीजिए। कल वो आप मेरा वेट करते हुए सो गए थे ना। इट्स ओके प्रिया, आज की रात तो है ना हमारे पास। जी हाँ, वो तो है, लेकिन आज की रात सुंदर लगने चाहती हूँ मैं, और उसके लिए तो मेरे पास एक भी अच्छा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। आप मुझे शॉपिंग करवाने ले चलिए ना। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ प्रिया एक ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप पर जाकर बोलती है। जी, मुझे ना कोई महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का मेकअप दिखाइए। यस श्योर मैम, ये प्रोडक्ट हमारी शॉप का सबसे यूनिक और एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसे जल्दी से पैक कर दीजिए। प्रिया बिना रेट जाने ही वो महंगा प्रोडक्ट पैक करवा लेती है, लेकिन सुनील को टेंशन हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है। ये महंगी दुकान, ये महंगे प्रोडक्ट, ये महंगी चीजें, ये देख के तो ऐसा लग रहा है मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे। इस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट वाली उसे मेकअप की परचेज लिस्ट दे देती है, जिसे देखकर सुनील के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है। क्या 15,000? ये मेकअप 15,000 के हैं? उसके चौंकने पर प्रिया उसे देखते हुए बोलती है। क्या हुआ सुनील, तुम इतना चौंक क्यों गए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैम, क्या ये पेमेंट मैं कार्ड से कर सकता हूँ? वो क्या है ना, इतने कैश लेकर आया नहीं हूँ। इस तरह सुनील कार्ड से पेमेंट करने के बाद प्रिया के साथ घर आता है। वक्त बीतता है और प्रिया हर कुछ दिन बाद सुनील से पैसे मांगती और पैसों से कभी महंगी ड्रेस तो कभी मेकअप ले आती। इस तरह सुनील के सारे पैसे खत्म हो जाते और सुनील अकेले बैठकर सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ और बहन नेहा उसके पास आकर बोलते हैं। क्या हुआ सुनील बेटा, तू इतना उदास क्यों है? बहू से झगड़ा हुआ या फिर ऑफिस में कुछ? अपनी माँ और बहन के पूछने पर सुनील शादी की रात से लेकर एक एक करके सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर नेहा बोलती है। माँ, मुझे तो शादी से पहले ही भाभी की हरकतें बता रही थी, और अब आप ही बताओ, अगर वो भैया को नहीं समझेंगी तो उनके आगे का जीवन एक दूसरे को समझे बिना कैसे गुजरेगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी जाकर भाभी से बात करो। अपने बेटे के मन को देखकर और नेहा की बात सुनकर किरण प्रिया से इस बारे में बात करती है और बोलती है। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ जी? तूने मेरे बेटे से सिर्फ अपनी महंगी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की थी। तुझे पता भी है कि तेरा पति मन ही मन कितना दुखी है और कितने दर्द तकलीफ में है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वो मन ही मन दुखी है। मेरा इरादा उन्हें तकलीफ देने का तो बिल्कुल भी नहीं था। शादी के बाद पति से अपनी ख्वाहिशें पूरी करना कौन सी बड़ी बात है। शादी सिर्फ महंगी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे की दिल की भाषा समझने के लिए होती है, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होती है। और जो चीज हम लोगों के बजट से बाहर है उसे हम हर बार नहीं ले सकते, इसीलिए अपनी आदत को थोड़ा बदल ले। ये सब सुनकर प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सुनील के पास जाकर उसे बोलती है। सुनील जी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम मेरी खुशी के लिए मेरी हर एक महंगी चीजें खरीदते रहे। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो तुम्हें तकलीफ दे या जिसके कारण तुम्हें टेंशन हो। इतना बोलकर प्रिया सुनील के गले लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है और फिर वो खुशी और समझदारी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। पलक एक ऐसी लड़की थी जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता। हर कोई उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जहाँ एक तरफ गुस्से वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले एकदम शांत स्वभाव के थे, जो कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, वो लोग हमेशा शांत रहा करते, कभी गुस्सा नहीं करते थे। माँ जी, एक बात बताइए, जब आपको पता है कि मुझे बिन एसी के नींद नहीं आती है, तो आप मेरे रूम की एसी क्यों बंद कर देती हैं? सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। भाभी, आप ही दो सींग वाली बहू कहाँ से पकड़ कर लाई? जब देखो जब आग बबूला होती रहती है, कभी शांत नहीं रहती। सिंह? कहाँ है सिंह? मेरे सर पर कोई सिंह नहीं है। क्या बोल रही है बुआ जी आप? लो, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये तो सच में अपने सर पे देखने लगी। ऐसा लग रहा है कि सच में इसके सर पे सींग है। बुआ जी, अभी आपने तो कहा कि मेरे सर पर सींग है, तभी तो मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं भी सींग नहीं दिखी। पागल लड़की, तू कोई गाय या बैल थोड़ी है जो सच में सींग निकल आएगी। मैंने तो एक कहावत बोली है जो गांव में बोलते हैं, जो सींग तुझे निकली है वो दिखती नहीं है,
वो सिर्फ एक ताना मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप मुझे ताना मार रही हैं? हाँ, तभी मैंने तुझे 2 सींग वाली बहू बोला, क्योंकि तेरे सर पर दोनों तरफ गुस्से के सींग निकले हुए हैं। जिसे भी गुस्से से देख ले वो तो पक्का सींग मार के ही छोड़ेगी। बात सुनकर पलक बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पति को जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसका पति हॉल में आ जाता है और अपनी पत्नी को गुस्से में लाल देखकर कहता है, अरे ओ, गुस्से में क्या देख रही हो? हैं? ऐसे क्यों देखे जा रही हो सबको? खा जाओगी क्या? हाँ बोलो ना, खाओगी? अरे नाश्ता बनाने का टाइम है और पता नहीं ऐसे घूरे जा रही हो सबको। हाँ क्यों नहीं, आप लोगों को मैं तो हैवान ही दिखाई देती हूँ ना, इसलिए इंसान को खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से मुंह से निकल गया बस। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, जरा रुक जाइए आप बस। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो। बहू के कमरे का एसी किसी ने बंद कर दिया था तो बहू उसके लिए सब पर गुस्सा कर रही है। अरे बस बस, सब पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एसी मैंने बंद की थी। वो रात में मुझे ना कुछ तबीयत सही नहीं लगी और ठंड भी लग रही थी तो बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है और बहू कब से हमें सुनाई जा रही है। जब तू कमरे से निकल रहा था तो एसी चला देता ना, बिना किसी बात के तमाशा हो गया सुबह सुबह। अरे माँ, पहले दिन कर रही है क्या तमाशा? अरे रोज का हो गया इसका, रोज किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज को लेके तमाशा करती रहती है। इसकी तो आदत हो चुकी है अब। सागर अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन पलक के गुस्से में कोई दुहार नहीं होता, बल्कि वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके ससुराल वाले उसके गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते। वो उसे बहुत ज्यादा समझाया करते, पर उस पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर सबके साथ पार्टी में जाती है, जिसमें पलक बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी एक मासूम सा बच्चा भागते हुए पलक से टकरा जाता है, जिसके हाथ में एक जूस का ग्लास था, जो पलक की साड़ी पर गिर जाता है। तभी पलक का चेहरा एक बार फिर से गुस्से में लाल हो जाता है। अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी पूरी की पूरी साड़ी खराब कर दी, देखकर नहीं चल सकता अंधा कहीं का। अरे गंदी मुंह वाली आंटी, कान छोड़ दे, दर्द हो रहे। अरे मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। अरे मम्मी कहाँ चली गई? अरे बेटे को मार देगी, ये कहाँ हो आप? पलक, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। अरे अरे छोड़ो इसे, अरे दर्द हो रहा है इसे। बच्चा यार, छोड़ दो यार। सागर सही कह रहा है, बहू छोटा सा बच्चा है वो, अगर उसकी माँ आ गई तो फिर बिना बात के तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है ये साड़ी कितनी महंगी आती है? अरे बहू, मैं तुझे दूसरी साड़ी ला दूंगी, वो भी इससे महंगी, पक्का। अब जाने दे, तमाशा मत कर, सब हमारी तरफ घूर रहे हैं। अरे गंदे मुंह वाली आंटी, आने दो मेरी मम्मी को, तब आपको बताता हूँ आपने मेरे कान कैसे खींचे। बच्चा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है और देखती है कि पलक ने उसके बच्चे का कान बेरहमी से पकड़ा हुआ था और वो पलक को जोरदार धक्का देती है। तभी वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। तूने मुझे धक्का मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के कान खींचने की? ये सोच, मैंने सिर्फ तुझे धक्का मारा है, तुझ पर हाथ नहीं उठाया। इतने छोटे बच्चे के कान खींचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, मैंने कान खींचे तेरे बच्चे के तो मुझे शर्म आनी चाहिए, और तेरे बच्चे ने इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या? तू देगी पैसे? एक साड़ी के लिए तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। ये ले अपने साड़ी के पैसे, ले लियो अपने लिए नई साड़ी, पत्थर दिल औरत कहीं की। कीर्ति पलक के गुस्से का मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है और पलक को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसे ही कीर्ति को जवाब देने जाने लगती है, तभी सागर उसे रोक लेता है और गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, अरे बंद कर दो तमाशा, घर चलो आप चुपचाप से। मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया था, सोचा था इज्जत बनेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी मेरी पत्नी ने। अब घर चलो, अब चलो ना घर, क्या मुंह देख रहे हो? अब सागर सबके साथ घर आ जाता है और पलक से कोई बात नहीं करता। तभी ये सब देखकर कल्पना पलक को ताना कसती है। भाभी, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 2 सींग वाली बहू
आपकी पूरे मोहल्ले में एक दिन नाक कटवा के रहेगी। अपने गुस्से के चलते ये सबको अपना दुश्मन बना देगी। बात करना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कल्पना, आज के लिए बहुत सुना लिया है तूने और बहुत तमाशा भी कर लिया है। अब कुछ भी मत बोलो और सभी जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ जाओ, आपकी ही बहू है, आपको ही रहना है इसके साथ, मुझे थोड़ी ना रहना है, चाहे गुस्से वाली हो चाहे जैसी हो। कल्पना अपने दिल की भड़ास निकालकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इस तमाशे को देखकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पलक बहुत सारे पैसे एक आदमी को दे रही थी। तभी सागर वहाँ आता है और उसे देखकर आदमी वहाँ से भाग जाता है। एक बात पूछूं तुमसे कि हमारे घर के पीछे रहने वाला लड़का जो कार ठीक करता है, ये वही है ना? हाँ, ये वही है। आपका दिमाग तो बहुत तेज है, एक बार में ही पहचान गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहा था यहाँ पर, और तुम्हें क्या काम था इससे? अरे कोई खास काम नहीं था इसे। मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे डबल करने के लिए, वो भी 2 महीने में। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अरे पूछ तो लेती मुझसे, इतनी बड़ी रकम उसे दे दी। अरे बीवी हो मेरी, दुश्मन थोड़ी हो, एक बार तो पूछ सकती थी। हरकतें तो आपकी दुश्मनों वाली है। और अभी आपने क्या कहा? मैं गुस्सा करती हूँ? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ? और भी बहुत कमियां हैं मुझमें। बताइए ना आप, और कौन सी कमियां हैं मुझमें? तो तुमको क्या लगता है तुम गुस्से में ये सब बोलोगी और अपनी बात छुपा लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब डरता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत डरता हूँ यार। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ गुस्सा करती हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी पागलपंती भी कर सकती हो। अरे यार सोचती तो एक बार। मैंने जो भी किया है ना, सब सही किया है। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही वाही कुछ नहीं किया है। जाओ वापस पैसे लेकर आओ, बैंक में जमा करवा लेंगे, आगे काम आएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? ये मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जो करूं, आपको मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं होने चाहिए। पलक अभी भी गुस्से में अपने पति को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। सागर को उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी एक दिन पलक जब हॉल में टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कंचन रोते हुए वहाँ आती है। हाय हाय आरती बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। वो लड़का मुझे लूट ले गया। अब क्या होगा मेरा? मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कंचन बहन, जो ऐसे निराशाजनक बातें कर रही हो तुम? आरती बहन, जो हमारी गली के पीछे कार रिपेयरिंग की शॉप है ना, वहाँ एक लड़का बैठता है। उसने मुझे पैसे डबल करने का बोलकर 3 लाख रुपए ले गया। आज जब मैं पैसे लेने गई तो पता चला वो शॉप बेचकर ही भाग गया। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भाग सकता है बहू? आजकल लोगों का क्या भरोसा होता है। पैसे के मामले में तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, माँ ये क्या, हम भी परेशान होंगे। अरे पता है आपको, इसने उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था डबल कर दो। मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। माँ आपको याद है दादाजी कहा करते थे ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही हुआ इसके साथ। पलक अपने गुस्से के कारण अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा लेती है, जिसका अफसोस उसको बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद वो ये कोशिश करती है कि वो अब गुस्सा नहीं करेगी और अपने गुस्से पर काबू रखेगी।